हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया एकदम। मैं भी बहुत बढ़िया, आप भी बहुत बढ़िया होंगे। और आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने 102 स्टार्ट किया था और कुछ हद तक मैंने कोशिश की थी कि आपको मैं बेहतर तरीके से समझा पाऊँ और थोड़ा फास्ट चलेगा, क्योंकि आपको पता है टाइमिंग बड़ा शॉर्ट होता है और रिवीजन लेक्चर्स है, तो थोड़ा सा अपन को चलना है। बाकी आपके लिए मैंने बता रखा है कि रेगुलर बैच के लिए आपके पास आप देख सकते हो, जो इसके डेमो लेक्चर्स है वहाँ आप जाके देख सकते हो। आपको शायद कुछ हद तक कंसेप्चुअली बेहतर तरीके से आपको वहाँ मिलेगा, क्योंकि वहाँ जो रेगुलर लेक्चर है जो आपके फास्ट ट्रैक वाला था उसके 2-3 लेक्चर डाले हुए हैं यूट्यूब पर। आप वहाँ जाकर के इसका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हो, यदि किसी ने रेगुलर नहीं देखी है तो। देन उसके बाद आप यहाँ आओगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर आपको चीज़ें मिलेगी। चलिए, कल हमने बेसिकली क्या स्टार्ट किया था उससे मैं आगे बढ़ाता हूँ। मैंने 2 बातें आपको कल बताई थी। पहला पॉइंट तो ये था कि शेयर बेस्ड जो पेमेंट होता है एसबीपी, एसबीपी कब कहलाएगा, इस बात की भी मैंने आपको कल चर्चा की थी और शायद कोशिश भी की थी कि कुछ हद तक आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊं। एसबीपी, एसबीपी 2 तरीके के ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होंगे। एक होगा अदर देन एम्प्लॉय और दूसरा होगा ट्रांजैक्शन विद एम्प्लॉय। मैंने आपसे बोला था आगे कुछ बातें और बताई थी। पहला पॉइंट तो मैंने आपको यही बताया था। दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि जब हम इसकी फेयर वैल्यू का मेजरमेंट करते हैं, एक्सपेंसेस का मेजरमेंट करते हैं, तो उस केस के अंदर आप देखोगे कि या तो सेटलमेंट आपका इक्विटी में हो या फिर आपका जो सेटलमेंट है कैश दे रहे हो, कैश सेटल्ड है, बट जो कैश का पेमेंट है ये बेस्ड होना चाहिए बेस्ड ऑन इक्विटी। क्लियर है? यदि ये दोनों ट्रांजैक्शन में से कोई सा भी ट्रांजैक्शन है तो उन ट्रांजैक्शन पर लगेगा आपका इंड एएस 102। बोलो हाँ या ना। ये वाली बात हमने कल के लेक्चर में भी शायद कुछ हद तक समझने की कोशिश की थी और आज हमने इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो फिर मैंने आपको इसको फर्दर एनालाइज करके ये भी बताया था कि भैया कब आपका इक्विटी का ही कहलाएगा। कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पर इफ नॉन मेजरेबल फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स, सर्विस, असेट्स और अदर, देन सेटलमेंट इन इक्विटी कवर्ड इंड एएस 102। इस बात का बेहद ध्यान रखना, यदि हमारे पास नॉन मेजरेबल है, जो चीज हम ले रहे हैं उस चीज की हमें वैल्यू नहीं पता है, तो उस केस के अंदर क्या बोला, नॉन मेजरेबल वैल्यू, फिर ठीक है, उस केस के अंदर आपका इन इक्विटी कवर्ड इंडेस, इक्विटी एंड और करो इसमें, इक्विटी एंड कैश सेटल्ड दोनों अलाउड होंगे। लेकिन हमें जिस चीज का वैल्यू पता है, जिसकी हमें वैल्यू पता है, आइडेंटिफिएबल है, जो चीज हम ले रहे हैं उसकी यदि फेयर वैल्यू आइडेंटिफिएबल है तो याद रखना ओनली इक्विटी ट्रांजैक्शन ही 102 में कवर होगा। यहां पर कैश जो सेटल्ड है वो अलाउड नहीं होगा, अलाउड तो होगा लेकिन 102 में कवर नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात हमें ट्रांजैक्शन को पढ़ के समझ में आ जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर है, समझदार हो सकता है। यदि एग्जामिनर समझदार हुआ तो इस तरीके का आपके क्वेश्चन में मूवमेंट देखने को मिलेगा, और जब इस तरीके का मूवमेंट देख करके मिला तो आप समझ जाना कि आपको कैलकुलेशन किस लेवल पर करके चलनी है। ठीक है, आंख बंद करके क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करना, कि धावा नहीं बोलना, कोई युद्ध नहीं है, जाकर क्वेश्चन 102 टूट पड़े और सीधा स्टार्ट कर दिया आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। नहीं, क्वेश्चन को पढ़ना है, एनालिसिस करना है, देन उसके बाद आप उस पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में सोच पाओगे। ठीक है, फिर मैंने बोला था कि ठीक है, हमने पहला पॉइंट हमने किया था कि अदर देन एम्प्लॉय है तो क्या होगा, अदर देन एम्प्लॉय में कैश वाला सेटलमेंट तो नॉर्मल चला जाएगा, बाकी के जो सेटलमेंट इक्विटी के वो नॉर्मल ट्रीट है, जो कि आपके स्टडीमेंट का पार्ट नहीं है, उसको मैं यहाँ से इग्नोर भी किया था।
फिर मैंने बोला कि यदि ट्रांजैक्शन विद एम्प्लॉय है तो क्या होगा। मैंने बोला ट्रांजैक्शन विद यदि एम्प्लॉय है तो तीन तरीके से सेटल हो सकता है। एक होगा इक्विटी का सेटल्ड, इक्विटी सेटल्ड, दूसरा कैश सेटल्ड, और तीसरा आएगा आपके पास क्या, अल्टरनेटिव। और कंपाउंड। मैंने यहां पर कुछ बातें बताने की और भी कोशिश की आपको। मैंने बोला इक्विटी सेटल्ड में नेचर बताओ क्या होता है बेटे ट्रांजैक्शन का। इक्विटी का ट्रांजैक्शन होता है, जो इक्विटी का ट्रांजैक्शन जो नेचर होता है वो होता है फिक्स्ड। तो याद रखना जो फेयर वैल्यू लोगे वो लोगे ओनली फॉर एट ग्रांट डेट। जो ग्रांट डेट को आपकी फेयर वैल्यू है वही लोगे। जो ग्रांट डेट की क्या बेटा फेयर वैल्यू वही लोगे। जो ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू वही लोगे। अभी कैश सेटल्ड की मैंने बात नहीं की थी, और जब कैश सेटल्ड की मैंने बात नहीं की थी तो मैं डेफिनेटली आगे भी बात नहीं करूंगा। ठीक है, अब ये आपका इक्विटी सेटल्ड का कंसेप्ट तो यहीं तक चलता है। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है कि एग्जाम क्या है, जो एग्जाम्पल्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं आपके, उसमें क्या क्या सर्कमस्टांसेस मूव कर सकते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे मूव कर सकती है, और वहां पर किस तरीके से हमें उसको यूज करना है, इस बात को हमें देखना है। और इस बात के लिए हमें आना पड़ेगा हमारी क्वेश्चन शीट पर। ठीक है, आइए एक एक एग्जाम्पल है, सारे के सारे एग्जाम्पल आपके स्टडी मेट के नहीं है, ये क्लास एग्जाम्पल है जो आपके क्लास में किसी कंसेप्ट की क्लियरिटी के लिए समझाए जाते हैं, वही एग्जाम्पल्स हैं, वही मैं आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा कि है क्या। यहाँ देखो आपके लिए जनरल एंट्री में कोई दिक्कत है नहीं है। जनरल एंट्री सिंपल है, बेसिकली पहले खर्चा रिकॉर्ड करोगे, खर्चा रिकॉर्ड करने के बाद उसको इमीडिएटली प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर दोगे। बट आपका एस्टिमेट में प्रॉफिट लॉस को ट्रांसफर करने की एंट्री नहीं डाली है, लेकिन आपको एंट्री डालनी है। ठीक है सर जी, एग्जाम में गलत नहीं होगा बेटा, गलत नहीं हो। जो खर्चा आपने रिकॉर्ड किया है एक बात होता है वो पीएल में ट्रांसफर होगा, लेकिन मान लो आपने खर्चा रिकॉर्ड करते गए, पीएल में ट्रांसफर करते हुए चले गए, और जब पता लगा एंड ऑफ द वेस्टिंग पीरियड, जब वेस्टिंग डेट आई, वहां पता लगा कि आपका जो कंडीशन था सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो जो खर्चा रिकॉर्ड किया आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वापस रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्ट करना पड़ेगा। तो दो एंट्रियां रिवर्ट होंगी, पीएल वाली भी होगी और आपकी एज वेल एज खर्चे की भी रिवर्ट एंट्री होगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल बना के दिया है, और उस एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें है क्या है। ठीक है, चलिए यहां लिखा हुआ देखो क्या, एक क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय है 400, नंबर ऑफ ऑप्शन है 200। तो मैं कह दूं टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन, मैं कह दूं बेटा टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन बताओ कितने हैं। गुरुजी 400 एम्प्लॉय हैं, 200 ऑप्शन हैं, तो अभी कंपनी ने कितने ऑप्शन दिए बताओ, 400 इंटू 200 हो गए मेरे पास बताओ 80,000। 80,000 ऑप्शन कंपनी ने क्या किए बताओ, यहां से देने का वादा किया है। आगे लिखा हुआ क्या, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर कितनी बेटा 100 रुपए की, एक्सरसाइज प्राइस बताओ कितनी बेटा 20 रुपए की। मैंने बोला 100 रुपए का शेयर है, मैं तुम्हें 20 में दे दूंगा, तो मुझे बताओ कंपनी का खर्चा कितना हुआ, जितना कंपनी का खर्चा हुआ वही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो यहां पर मुझे पता है 100 ये है 20 ये है, तो खर्चा बताओ कितना हो गया 80 पर ऑप्शन। तो मुझे बताओ फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितनी हो गई, तो मुझे आ गई 80 रुपए। क्या बेटा 80 रुपए का खर्चा आ गया। तो मुझे बताओ टोटल कंपनी को पूरी लाइफ में कितने का खर्चा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। गुरुजी 80,000 ऑप्शन दिए हैं, एक ऑप्शन का 40 रुपए का सॉरी 80 रुपए का खर्चा है, तो बताओ कितना हो गया। बोला यहां पर आ गया 64 8,40,000 8,40,000 सॉरी 6,40,000 जो भी आ रहा होगा। क्लियर है, कैलकुलेशन कर लेना जो भी आएगा। 56 जो भी आ रहा हो देख लेना, 5-7 जो भी आ रहा है। ठीक है, चलो कैलकुलेट करना है आप जो भी। आगे देखो, आगे लिखा है मेरे पास क्या लिखा हुआ है, वेस्टिंग पीरियड है 3 साल, 3 साल तक रुकना है, कुछ बोला नहीं गया है। कैलकुलेट शेयर बेस रिकॉग्निशन एंड
जनरलाइज आपको एंट्री डालनी है। एंट्री तो आप जानते ही हो, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो समझाना है वो आपकी बात को आगे थोड़ा सा हम देखेंगे क्या है। देखो एक बात पता है आपको, एक बात पता है आपको, मैंने बोला नंबर ऑफ एम्प्लॉय है 400, नंबर ऑफ ऑप्शन है 200, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन आपने निकाल ही लिया है 100 माइनस 20 80 रुपए का। 3 साल तक काम करोगे तो मुझे बताओ कंपनी का टोटल 3 साल में कितना खर्चा होगा। गुरुजी सिंपल था, 80,000 ऑप्शन थे, ये होगा 16 56 64, हाँ 64, 6,40,000 का, 6,40,000 का, ठीक है। तो 3 सालों में जाना है तो मैं क्या इसको SLM पर अमोर्टाइज कर दूं, डिवाइड बाई 3 कर दूं, बोलो बोलो ना, ये हो गया 2, ये हो गया कितना 12, निकालो जो भी है पॉइंटों में आएगा साथ में, ठीक है। क्या मैं ऐसा कैलकुलेशन कर सकता हूं? आंसर है यस। अब आ जाओ इधर तरफ, देखो टोटल खर्चा आ रहा है आपके पास कितना बताओ, 6,40,000 से 64 लाख का, 64 लाख का टोटल खर्चा बताओ कितना आ रहा है, 64 लाख का। एंड ऑफ द ईयर थर्ड में 64 लाख का खर्चा आ रहा है टोटल। तो पहले साल कितना जाएगा, कैसे निकाला मैंने बताओ, मैंने सिंपल निकाला, सर जी 64 लाख, सर जी 64 लाख, देखो 64 लाख का खर्चा है, 64 लाख का खर्चा है जिसमें 3 साल में जाना है। तो बताओ 21,333 आएगा ईच ईयर, एक साल 34 ले लेना, बोलो हाँ है ना, बराबर जाएगा। सर जी ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशन चेंज नहीं हुई है। एक्सपेक्टेशन चेंज का मतलब ये होता है कि जो उसका डेटा है, जो एम्प्लॉय है, ना तो लेफ्ट किए हैं, ना आए हैं, ना गए हैं, कुछ नहीं हुआ है। जो नहीं आए हैं ना गए हैं, इसका मतलब ये हुआ है कि उस पर कोई एस्टिमेशन चेंज नहीं हुआ है। यदि वो सारे के सारे लोग अभी भी काम कर रहे हैं, यदि 5 साल अभी रिटेंशन लेके बैठे हैं, इसका मतलब सबको देना पड़ेगा, और सबको देना पड़ेगा तो आपका खर्चा भी इक्वल आएगा। हाँ यदि कुछ एम्प्लॉय छोड़ जाते तो मैं उस साल से उस खर्चे को डी रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देता। जितना खर्चा उनके नाम से रिकॉग्नाइज कर चुका था उसको डी रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ सिंपल और बेहद आसान था, बट कैलकुलेशन आपको ऐसे नहीं रखनी है, कैलकुलेशन आपको ऐसे नहीं रखनी है, कैलकुलेशन करने का तरीका बदलना पड़ेगा। कैलकुलेशन करने तरीका मतलब ये है, आपकी जो कैलकुलेशन है वो कम्युलेटिव सिस्टम पर चलेगी। किस पर चले बेटा? कम्युलेटिव सिस्टम पर। आप पहले पूरा खर्चा रिकॉर्ड करोगे। देखो आपने पहले टोटल कम्युलेटेड एक्सपेंस से बताओ कितना आ गया, टोटल कैसे निकाला होगा आपने? गुरुजी हमने निकाला था, बताओ कितना हमने निकाला था, बताओ कितना निकाला बेटा? जरा देखो आपने नंबर ऑफ एम्प्लॉय 400, नंबर ऑफ ऑप्शन 200, एक ऑप्शन खर्चा 80 रुपए का, खर्चा कितने साल में जाएगा? 3 साल में। साल कितना हो गया? 1 साल का निकालना है। तो बताओ पहला कितना आ गया? ये आ गया। फिर इसमें से यदि प्रीवियसली यदि कुछ आप रिकॉग्नाइज कर चुके हो उसको हटाना पड़ा, प्रीवियसली रिकॉग्नाइज तो हटा दो, तो आ जाएगा करंट ईयर का रिकॉग्निशन। तो देखो प्रीवियसली रिकॉग्निशन, अभी तो पहला साल कुछ नहीं हुआ, पूरा पीएल में चला जाएगा। अब सेकेंड ईयर आ जाओ, सेकेंड ईयर खर्चा ऐसे होगा, 400 एम्प्लॉय हैं, 200 ऑप्शन दिए हैं, 1 को 80 का खर्चा आया है, साल हो गए, ये टोटल 3 साल में जाना है, 2 साल बीत गए, तो मुझे बताओ कितना होगा? 42,666, 42,666 आएगा, बोलो है ना। तो ये कॉम्युलेटिव आ गया। मैं इसमें से मुझे पता है 21,33,333 पिछले साल रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो मुझे बताओ इस साल कितना आएगा? गुरुजी इस साल भी यही आएगा, 21,33,333, बोलो हाँ है ना। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास भी आ गया। अब तीसरे साल देखो, तीसरे साल वही आएगा, 400 एम्प्लॉय हैं, 200 ऑप्शन दिए हैं, एक ऑप्शन में खर्चा 80 का है, 3 साल में जाना है, 3 साल एक्सपायर हो गए, तो मुझे बताओ कितना आया? गुरुजी 64 लाख रुपए का। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बोला अब तक कितना आप पीएल में लेके जा चुके हो? गुरुजी 21,033 यहाँ पर, 21,33,333 यहाँ पर, तो टोटल मिलाकर के 42,000, 66,000,
667 666 में लेके जा चुका हूँ, तो जो डिफरेंस आएगा 21,000 21,000 66 33,000 33,000 300 334 जो है वो जाएगा तीसरे साल में। क्लियर है? कुछ नहीं करना है आपको, पिछला डी रिकॉग्नाइज जो रिकॉग्नाइज कर चुके उसको हटाते जाना, जो पी करंट है को लेके जाना है। आपको टोटल खर्चा मतलब जितना आपकी लायबिलिटी एक्सपेक्टेड है उतनी आपको पीएल में लेकर के जानी पड़ेगी, जितना पीएल में लेके जा चुके उसको हटाते जाना है, और जो आपको बचता है वो करंट का निकलता हुआ चला जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पैटर्न ये रहने वाला है। एक बार चाहो तो मैं पैटर्न यहां लिख देता हूं आपके लिए। खर्चा कैसे रिकॉर्ड होगा? खर्चा रिकॉर्ड होगा एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑप्शन टू बी एक्सरसाइज्ड मल्टीप्लाई फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन मल्टीप्लाई एक्सपायर पीरियड, और ये खर्चा है यहां लिखोगे वेस्टिंग पीरियड, जितने साल का है। ठीक है, और इसमें से लेस कर दोगे प्रीवियसली रिकॉग्नाइज। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि ये खर्चा आपका कॉम्युलेटिव है। कॉम्युलेटिव यानी कहूं तो टोटल आएगा हमेशा, टोटल स्प्रेड होगा ये ओवर द वेस्टिंग पीरियड। ध्यान रखना जितनी भी बार निकालोगे खर्चा हमेशा वो कॉम्युलेटिव सिस्टम पर होगा, तो स्प्रेड करना 3 साल में। तो यदि एम्प्लॉय ये बदलता है, ये एक्सपेक्टेशन बदलता है, तो खर्चा ऑटोमेटिक बदल जाएगा। जो पिछला रिकॉर्ड कर चुके हैं, जो नहीं करना था, यहां पर एक्सरसाइज नंबर ऑफ ऑप्शन कैसे निकलेगा? एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एम्प्लॉय टू बी एक्सरसाइज। जितने एम्प्लॉय को लगता है कि ये एक्सरसाइज हो सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ऑप्शन ईच एम्प्लॉय। अब सवाल ये आता, ठीक है ये तो निकल के आ गया, हमने पता लगाना कि नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड एम्प्लॉय कैसे निकलेंगे, तो ये भी तो निकालना पड़ेगा। इस चीज की कैलकुलेशन करने के लिए मैं यहां पर आता हूं। मैं निकालूंगा टोटल एम्प्लॉय माइनस एक्चुअल लेफ्ट माइनस एक्सपेक्टेड टू बी लेफ्ट। ये आएगा, ये ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा। ठीक है, ये आपको समझना आराम से, चीजों को बढ़िया समझो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलो, अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल से आते रहेंगे, चलते रहेंगे। पैटर्न यही रखना है आपको अब, ठीक है ना? जो खर्चा रिकॉर्ड करने का, मैंने ये नहीं कहा कि ये फॉर्मूला आपको सेम ऐसे रखना है ना, मैंने बोला कि ये वाला पैटर्न आपको यही रखना है। ये वाला फंडामेंटल सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। ये फॉर्मूले चेंज हो सकते हैं, ये फॉर्मूले चेंज कैसे हो सकते हैं? डिपेंड करेगा क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के ऊपर। इन्फॉर्मेशन रिटेंशन रेशो दे सकता है, कभी कभार आपको डिपार्चर रेट दे सकता है, अलग अलग तरीके से चीजें देगा, और जब चीजें अलग अलग तरीके से देगा तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ इधर तरफ। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल, 15-16 एग्जाम्पल करवाए क्लास के अंदर ये। ठीक है, चलते रहेंगे आपके, ये चलते रहेंगे आपके। एंट्री वही है जो डालते हुए जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय 500, नंबर ऑफ ऑप्शन 100 ईच, एक्सरसाइज प्राइस 120, फेयर वैल्यू ऑप्शन। ध्यान रखना, अब आपको नहीं निकालना है, यहां पर फेयर वैल्यू उसने निकाल करके दी है कि भैया जो मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस उसका डिफरेंस है कितना, बताओ कितना है? 30 रुपए का। अब आपको नहीं निकालना, इस बात का खास याद रखना। टर्म ऑफ सर्विस है 3 साल की, कैलकुलेट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस रिकॉग्नाइज, यहां पर कोई भी चीज नहीं है,
पहले मैंने 80 रुपए निकाला था, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालनी पड़ी थी मुझे, यहाँ पर निकली हुई दे रखी है, तो आप क्वेश्चन वही करोगे जो हमने निकाला। एक ही वर्किंग वर्ड घट गया इसमें से, कौन सा वाला हमने निकाला था, मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, जो अब नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पर मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस इक्वल टू ₹30 पर ऑप्शन दे रखा है। तो अब आपको नहीं निकालना, अब नॉर्मली आगे बढ़ जाना, ठीक है। ये ऐसे ही क्वेश्चन है, चलते रहेंगे यहाँ पर आकर, चलते रहेंगे, ठीक है। ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, सिनेरियो हैं, चल देखो 8-9 एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल्स हैं, चलते रहेंगे, ये खत्म नहीं होंगे, 15-16 एग्जाम्पल जो हमने कराए हैं क्लास के अंदर, ठीक है। चलो अब कुछ बातें और करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमने बोला चलो ठीक है, ये तो हो गई आपके इक्विटी सेटल्ड की। अब बात करेंगे हम कैश सेटल प्लान की। कैश सेटल प्लान में क्या होता है, मैंने बोला कैश सेटल प्लान में कुछ नहीं होता है। कैश का, कैश चंचल हसीना मेरे बेटे, चंचल एक हसीना, सॉन्ग मुझे नहीं आता, ठीक है ना, चंचल है ये। चंचल का मतलब है कैश जिसके हाथ में गया, ये पार्टी बदलू है, जिसके हाथ में गया नाम बदल लिया, अपनी शक्ल बदल लेगा, नाम बदल लेगा, ये फ्रॉड आदमी है। जैसे जैसे नए नए लोगों के संपर्क में आएगा, ये अपना नेचर बदलता रहेगा, अपना गिरगिट की तरह कलर बदलता रहेगा। जैसे मान लो मैंने कमाया है, मेरे हाथ में है, तो कैश कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कैश। मुझे रामू को दे रहा हूं, मैं रामू को दे रहा हूं, तो रामू को जो देना है वो कहलाएगी लायबिलिटी। जो रामू को दे रहा है वो है लायबिलिटी। मुझे किसी से लेना है, तो जब मेरे पास किसी से आ रहा होगा तो मेरे फिर क्या कहलाएगी? असेट्स। देना है तो क्या कहलाएगी? लायबिलिटी। मेरे पास पड़ा है तो क्या कहलाएगी? कैश। और यदि बैंक में चला गया तो क्या बोलेगा? बैंक। बोलो हाँ है ना। यानी कि चंचल है, जैसे जैसे जाएगा ये पार्टी बदलेगा, वैसे वैसे इसका नाम भी बदलेगा, इसकी शक्ल भी बदलेगी, इसके काम भी बदलेंगे। इसलिए स्टैंडर्ड 102 बोलता है कैश का जो नेचर होता है वो वेरिएबल होता है। कैसा होता है मेरे बाबू? वेरिएबल। और वेरिएबल होने की वजह से, वेरिएबल होने की वजह से यहाँ पर फेयर वैल्यू भी आपको वेरिएबल करेगी। बोलो हाँ या ना। यानी कि आपकी फेयर वैल्यू भी वेरी करेगी। ग्रांट डेट को 100 रुपए थी फेयर वैल्यू ऑप्शन, आप पहले साल के एंड में आ गए, पहले साल के एंड में देखा फेयर वैल्यू 90 रह गई, फिर देखा 80 रह गई, पता लगा 110 हो गई, पता लगा 105 हो गई, यहाँ पर सेटलमेंट हो रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे इसके नखरे बढ़ गए, इसका नाम बदल गया, इसका रूप बदल गया, चेंज हो गया, नेचर बदल गया। तो मुझे बताओ अल्टीमेटली सेटलमेंट कितना होगा? 105 रुपए पर। बोलो हाँ है ना। क्योंकि जिस दिन सेटलमेंट हो रहा होगा, जिस दिन एक्सरसाइज करेगा कोई एम्प्लॉय, तो उस दिन जो प्राइस चल रही होगी वही चलेगी। अब एक सवाल और आता है, गुरुजी ये वेस्टिंग कंडीशन, मैंने बोला अगले 3 साल में ले लेना, 1 2 3, फिर भी यहाँ बदल गई, यहाँ बदल गई, यहाँ क्या, तो बेटा जो बदली है वही लेंगे। मैंने क्या बोला? मैंने ये नहीं बोला वेस्टिंग पीरियड की बदली हुई लेनी है। आप जब भी सेटलमेंट करोगे तो जिस डेट को सेटलमेंट करोगे उस दिन की मार्केट जो फेयर वैल्यू चल रही है उसी फेयर वैल्यू को आप कंसीडर करोगे, आप उसको इग्नोर नहीं मार पाओगे। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को नहीं और होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि इस केस के अंदर जब भी कैश सेटल आए तो याद रखना, आप लायबिलिटी ईयर 1 में रिकॉर्ड कर रहे हो तो फेयर वैल्यू 90 लोगे, ईयर 2 में कर रहे हो तो फेयर वैल्यू 80 लोगे। अब समस्या दिमाग में, गुरुजी पहले 90 लिया अब 80, तो बोला मैंने बोला ना प्रीवियसली रिकॉग्नाइज, इससे ऑटोमेटिक कैंसिल, 10 रुपये ऑटोमेटिक बेटा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पहले 90 किया आपने, अब 80 कर रहे हो, तो आपने 10 रुपए ज्यादा 1 साल का खर्चा रिकॉर्ड कर लिया होगा। तो जब मैं प्रीवियसली रिकॉग्नाइज जो रिकॉग्नाइज उसको डी रिकॉग्नाइज करूंगा यहाँ से, या उसको यहाँ से मैं रिवर्सल डालूंगा, तो उस केस के अंदर ऑटोमेटिक 80 रुपए का खर्चा रिकॉर्ड कर देगा। इसीलिए मैं कॉम्युलेटिव लेता हूँ, इसीलिए कॉम्युलेटिव लेता हूँ। सर जी 10 रुपए कैंसिल कर दो सीधे, ना बेटा ना, आपने 10 रुपए 1 साल का खर्चा रिकॉर्ड किया होगा, 3 साल का नहीं किया है। 10 रुपए 3 साल का नहीं करना आपको, ठीक है ना। तो ये ऑटोमेटिक चीजें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। तो मुझे बताओ कैश में क्या डिफरेंस आया? इक्विटी में कसम खा लो, कसम खाओ अपने सर पर रख के कि सर हम कभी भी फेयर वैल्यू को नहीं बदलेंगे, जो ग्रांट डेट को है, जो ग्रांट डेट को वही फेयर वैल्यू हम हमेशा सेम रखेंगे और उसी पर खर्चे का रिकॉग्नाइज करेंगे, उसी पर खर्चे को हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन कैश सेटल आते ही आपके मन की भावना बदल जाती है, आपको भी वैसा बनना पड़ेगा जैसे सामने वाला आदमी है। सामने वाला बंदा बेवफा है तो तुम भी बेवफा बन जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है? यानी कि सामने वाला बदल रहा है तो अपने आपके ट्रांजैक्शन के ट्रीटमेंट को भी बदल डालो, जैसा वो है वैसा, जैसे का तैसा। रामू बन गया तो रामू ट्रीट डाल दो, श्यामू वाला श्यामू ट्रीट कर दो, जैसे बदल गया वैसे डाल दो। बोला अब 90 रुपए का हो गया, बोला 100 का हो गया, 100 जितना उतना। क्लियर है? यानी कि
आप उसके नेचर के हिसाब से काम करोगे। यदि उसका प्राइस बदल रहा है तो आप लोगे, तो मैं ऐसा कह दूं, फॉर्मूला वही है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑप्शन टू बी एक्सरसाइज मल्टीप्लाई बाई फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। इस बात का याद रखना, रिवाइज्ड, इस बात का बेहद ध्यान रखना, मल्टीप्लाई बाई एक्सपायर ऑफ पीरियड, और डिवाइड बाय करोगे क्या करोगे बताओ, वेस्टिंग पीरियड, करोगे। ठीक है, ये चलता रहेगा और लास्ट वही आएगा, प्रीवियसली कुछ रिकॉग्नाइज किया हुआ है तो उसको यहाँ से हटा दोगे आप। ठीक है, ये वही फंडामेंटल है जो पहले करता है, वो फर्क इतना सा आ गया, यहाँ पर नाम बदल गया, ये नाम बदल गया। जो फेयर वैल्यू लेता था अब रिवाइज फेयर वैल्यू लेनी पड़ेगी एट द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन, जिस टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन जो फेयर वैल्यू चल रही है वही मैं कंसीडर करूंगा। बस इतना सा फर्क है। और एक फर्क आता है एंट्री में, वहां पर मैं रिजर्व क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर लायबिलिटी क्रिएट करूंगा। वहां पर मैं रिजर्व क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर क्या करूंगा, एक लायबिलिटी क्रिएट करूंगा, शेयर बेस्ड पेमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी लायबिलिटी। क्या करूंगा, एसबीपी लायबिलिटी, वहां क्या करता था इक्विटी रिजर्व। बस फर्क इतना सा आएगा, बाकी सेम ट्रीटमेंट है, सेम ट्रांजेक्शन, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी अब आ जाओ, अपन देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, उसके बारे में थोड़ी सी बात हम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये मॉडिफिकेशन वाला पॉइंट है, आपके स्टडी मेट में कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड, ये मॉडिफिकेशन है। ठीक है ना, मॉडिफिकेशन कैंसिलेशन दोनों है, जो दोनों ने करवाए हैं रेगुलर बैच के अंदर। मैं यहाँ चर्चा का विषय नहीं बनाऊंगा, बस इतना सा मोटा सा समझ लो। यदि आपने मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि आपने क्या किया, जो पुराना एग्रीमेंट है उसमें चेंज कर रहे हो। चेंज का मतलब ये है कि मान लो आपको कोई भी ऐसा चेंज करना पड़ गया जो एम्प्लॉय के फेवर में है, यानी कंपनी को नुकसान हो रहा है, तो जितने रुपए का नुकसान हो रहा है, जितना खर्चा आपका बढ़ रहा है, उस बढ़े हुए खर्चे को आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला है, मॉडिफिकेशन में एक ही पॉइंट है जो आपको याद रखना है। आप दिमाग सिंपल लॉजिक लगा देगी ना, रेगुलर बैच की बात नहीं कर रहा, कम 1 से 1.5 घंटा चर्चा चलती है इसके ऊपर। मैं इतना समझ लो, यदि कोई ऐसा मॉडिफिकेशन किया गया है जिसमें एम्प्लॉयर को नुकसान हो रहा है, यानी एम्प्लॉयर का खर्चा बढ़ रहा है, तो जितना एम्प्लॉयर का खर्चा बढ़ रहा है उस खर्चे से अब जहां पर आप कर रहे हो रिमेनिंग पीरियड में, रेस्ट ऑफ द पीरियड में, आप उसको क्या कर दोगे, अमोर्टाइज कर दोगे। क्या कर दो बेटा, अमोर्टाइज। मैंने क्या बोला कि जो रेस्ट ऑफ पीरियड बचा है उस रेस्ट ऑफ पीरियड के अंदर आप उसको अमोर्टाइज करोगे। क्या करोगे बेटा, अमोर्टाइज करोगे। क्लियर है, बस इतना सुन। सर जी फिर कैंसिलेशन में क्या होता है, बोला कैंसिलेशन में कुछ नहीं होता है, आपको जो कैंसिलेशन खर्चे हैं वो तो पे करना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना आपका कैंसिलेशन हुआ वो कैंसिलेशन डाल दोगे, वहां पर आपका पुराना वाला एग्रीमेंट फटेगा, नया बढ़ रहा होगा, या हमने पुराना कैंसिल ही कर दिया, पुराना फट रहा होगा या तो, और या पुराना कैंसिल ही हो रहा होगा, या पुराना फाड़ोगे नया बना दोगे, तो वो उस केस में भी ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, चलिए मॉडिफिकेशन कैंसिलेशन दोनों उसी में आते हैं, इक्विटी सेटल्ड में। कैश सेटल्ड में बेसिकली आते नहीं है, और आते तो कोई फर्क बड़ी बात नहीं है, वैसे ट्रीट होगा जैसे आपने वहां पर किया है। चलिए अल्टरनेटिव देखो क्या होता है। अल्टरनेटिव और
कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट कहें तो ऑप्शन जो भी है आपके सामने। अब क्या होता है देखो, यहाँ एक समस्या बस खत्म हो गया होगा लिटरेचर उसके अंदर, भाई प्रैक्टिस होगी अलग से, ठीक है। ये सारे कंसेप्ट हैं, इसमें स्टडी मेट का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, सारे सारे आपके पास प्रैक्टिस है ये, ठीक है ना। और उसके बाद प्रैक्टिस का अलग होगा। चलिए अब देखो क्या हुआ, मैंने बोला कंपाउंडिंग की बात कर रहा हूं मैं, कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट, कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट, अल्टरनेट की बात कर रहा हूं मैं कि भैया आपके पास जो ऑप्शन है वो अल्टरनेटिव है, तो उस हिसाब से अपन देख सकते हैं, तो उसी हिसाब से बात भी हम कर सकते हैं। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो मिस्टर राम है, मैंने मिस्टर राम से बोला कि राम आप हमारी कंपनी में 5 साल रुको और 5 साल तक आप हमारे में काम करो, हम आपको इतना इतना ऑप्शन दे सकते हैं। मैंने बोला मिस्टर राम, देखो यहाँ देखो मैंने क्या बोला, मिस्टर राम, ये है राम, मैंने बोला देखो आप हमारी कंपनी में 5 साल काम करो, कितने साल, 5 साल, और 2 ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। बोला कि देखो 12,000 इक्विटी शेयर ले लेना, जिसकी मार्केट में जो वैल्यू है वो चल रही है 200 रुपये, और आप मुझे दे देना ऑन पर 50 रुपये। कितने शेयर बेटा, 12,000। पहला ऑप्शन तो मैंने उसको ये दे दिया। दूसरे ऑप्शन के लिए मैंने बोला आप ऐसा करो, या ऐसा करो 10,000 शेयर के बराबर, शेयर के बराबर मुझसे कैश ले लेना। ये तो हो गया इसके लिए इक्विटी सेटल्ड, और ये हो गया उसके लिए कैश सेटल्ड। अब समस्या ये है कि जो ये 5 साल है, ये 5 साल यहां पर खत्म होंगे, यहां पर मिस्टर राम चूज करेगा, चूज पहले थोड़ी ना करेगा, यदि पहले चूज कर लेगा कि भैया मैं ये लूंगा तो अकाउंटिंग ऐसे हो जाएगी, और बोलेगा कि मैं ये लूंगा तो अकाउंटिंग वैसे हो जाएगी। लेकिन बोल रहा है कि चूज करने का राइट कब है, जब उसकी वेस्टिंग पीरियड खत्म हो जाएगा, उस दिन जैसे कंडीशन पूरी हो गई तो आएगा मिस्टर राव और बोलेगा भैया बताओ मैं ये लेना चाहता हूं, मैं ये देना चाहता हूं, बोलो। यदि ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब यहां पर एम्प्लॉयर को खर्चा रिकॉर्ड करने के लिए सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सा वाला ऑप्शन से खर्चा रिकॉर्ड करूं। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि बेसिकली आप ये मान करके चलना कि सामने वाला बंदा क्या लेगा, कैश लेगा। क्या लेगा बेटा, कैश, क्योंकि लोगों को कैश पसंद है, लिक्विड ज्यादा पसंद है। मतलब कैश दे दो मुझे, कैश का मतलब ये नहीं कि चेक नहीं दे सकता वो, मैंने बोला कि वो कैश एंड कैश, पैसा लेना चाहता है बस, वो चेक फॉर्म कैसे भी हो फर्क नहीं पड़ता इस बात, बट वो पैसा लेना चाहता है, सिंपल सा फंडा ये है, ठीक है। इक्विटी नहीं लेना चाहता, क्योंकि इक्विटी में लॉक इन पीरियड भी होता है। तो अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो ये मानते हुए करोगे कि वो कैश लेगा, लेकिन एक समस्या है। समस्या क्या है, समस्या ये है कि मान लो इसका खर्चा, यहां देखो आप मेजरमेंट तो यहीं पे करोगे ना, तो बताओ यहां खर्चा कितना हुआ गुरुजी, 10,000 सॉरी 12,000, और फायदा है आप कितने का बताओ, 150 रुपए का, ये यहां मिलेगा। मान लेते 3 लाख रुपए आता है, 3 लाख, और कैश सेटल में आता है 2,80,000 का। तो मैंने क्या बोला, खर्चा आप रिकॉर्ड कैसे करोगे कैश मानते हुए, लेकिन समस्या ये है कि मान लो वो यदि इक्विटी लेने आ गया तो खर्चा कितने का होगा, 3 लाख का, यानी कि 20,000 का खर्चा बढ़ गया, जबकि तुमने खर्चा रिकॉर्ड तो 2,80,000 का किया था। इसका मतलब 20,000 रुपये का शॉर्ट पड़ गया। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे अब कर लेना रिकॉर्ड, बोले वो बात सही है, वो बात सही है कि ये तो चलो छोटा अमाउंट है, मान लो एक आता 90 करोड़ का, 90 करोड़ की इक्विटी ले जाओ, और बोला 70 करोड़ के कैश ले जाओ, तो 20 करोड़ का फर्क आ गया ना। तो 20 करोड़ खर्चा एक साथ डालोगे क्या, बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, ठीक है। डिजिट छोटी है तो सोच सकते हो अपन लोग, लेकिन डिजिट बड़ी हो गई तो दिक्कत बढ़ेगी।
इसीलिए सोच के देखो, ये पॉसिबल नहीं है कि बोलो कि जितना खर्चा एडिशन निकला लास्ट में सेटल कर देना ना। इसलिए कंपनी कोशिश करती है कि वो अप्रोप्रिएट मैनर्स रखे उस खर्चे को रिकॉग्नाइज करने का, जिससे आपको लास्ट में भी दिक्कत ना हो। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि ठीक है 2,80,000 कैश के हिसाब से कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ के साथ 20,000 रुपये का आप ऐसे ट्रीट करो, इसको इक्विटी मानते हो, लायबिलिटी ट्रीट करो। मैंने क्या बोला, आप ये भी करना है रिकॉग्नाइज, यदि ये इक्विटी करा है तो ये कैश करो, ठीक है, ये कैश में क्या तो इसको इक्विटी करो, बोलो हाँ है ना, तब जाकर के खर्चा होगा। यदि मान लो कैश लेके गया तो जो 20,000 का जो आपका एक्स्ट्रा रिकॉर्ड किया हुआ है इसको हम रिवर्स कर देंगे और 2,80,000 जो भी पेमेंट आया दे देंगे, बोलो हाँ है ना। और मान लो 3,20,000 लेने आया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके इक्विटी दे देंगे और ये ऑलरेडी इक्विटी में ही है, तो दोनों मिलाकर के पेमेंट कर देंगे, बोलो क्लियर है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो काम है आपका वो है जो कंपाउंडिंग ऑप्शन है, आपको इसको स्प्लिट अप करना पड़ेगा कि कितने के मैं कैश दूं और कितने इक्विटी दूं। यदि इक्विटी वाला ऑप्शन चूज किया तो वो वैसे ही हायर है, तो वहां तो आपको ये कैश वाला लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन को ये मानते हो सॉल्व करोगे कि वो कैश लेगा और डिफरेंस जो है उसका इक्विटी के रूप में आप अरेंजमेंट करते हुए चलोगे, और जब सेटलमेंट की डेट आएगी तो देखना पड़ेगा क्या ले रहा है और उसी के हिसाब से आप इनका पेमेंट का सेटलमेंट कर दोगे। ठीक है, तो बताओ पहला काम क्या हुआ। पहला काम ये हुआ स्टेप नंबर 1 के अंदर सबसे पहले आपको स्प्लिट करना है, स्प्लिट ऑफ क्या बताओ, स्कीम स्कीम स्कीम, यानी कि आप इक्विटी में कितना दे रहे हो, इक्विटी का सेटलमेंट का अरेंजमेंट कितना कर रहे हो और कैश में कितना कर रहे हो। अभी जैसे इस क्वेश्चन के अंदर 2,80,000 में कैश का कर रहा था और 20,000 का मैं इक्विटी में करके चल रहा था, ठीक है ना। ये करोगे और फिर आप क्या करोगे, डिफरेंस है इस वाले के हिसाब से कैश के हिसाब से एंट्री डालोगे और इसका इक्विटी के साथ एंट्री डालोगे, और जब एक्सरसाइज डेट आ जाएगी तब आप उनका सेटलमेंट करोगे और तब वहां देखोगे क्या करना है। आपके सीए में फाइनल का एक लास्ट क्वेश्चन स्टडीमेट दे रखा है, उस लास्ट क्वेश्चन डील करना, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप उसके अलावा कुछ मत सोचना, ठीक है। ठीक है, ये आपका टॉपिक पूरा खत्म होता है और क्वेश्चंस आपके हैं जो आपको करने। अभी बोल रहा हूँ यदि किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो, आपको जरूरत है तो इसके जो रेगुलर बैच के 2 आपके एक क्लास पड़ी है यूट्यूब चैनल पर, वहां जाके देखेगा और वहां जाकर के आपको फंडामेंटल बेसिक विद 100% लिटरेचर आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर।